आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, आईएसएम धनबाद और आजादी का अमृत महोत्सव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने झारखंड में खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई खेल संघों का गठन किया है। राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पिछले दिनों रांची में आयोजित प्रेस सम्मेलन में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और झारखंड के खिलाड़ियों और झारखंड के फुटबॉल के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। पहले भी झारखंड फुटबॉल के मामले में पूरे देश में अग्रणी राज्यों में शुमार था। यहाँ प्रतिभाएं काफी निखर कर आई, लेकिन विगत कुछ महीनों से झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन को विवादों को घेरे में खड़ा कर दिया गया था। कुछ वैसे तत्व जिनको खेल से और खेल भावना से, खिलाड़ियों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए एक विवाद उत्पन्न करा दिया गया था, जिसका पटाक्षेप अब पूरी तरह से हो गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने जो हमारा नई कमेटी का जिनके निर्देश पर गठन किया गया और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, जो भी नॉर्म्स हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करने के बाद धनबाद में एजीएम का आयोजन किया गया और उस एजीएम में विधिवत अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसपे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मुहर भी लग गई है। अब सभी तरह के विवादों पर पूरी तरह से अब उसका सभी का पटाक्षेप हो गया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के खिलाड़ियों को प्रत्येक खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इस राज्य को पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के मानचित्र पर खेल के क्षेत्र में एक स्थान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और फुटबॉल, हॉकी खास करके और एथलेटिक्स में जो संभावनाएं हमारे राज्य में हैं, अब उनको निखारने में फुटबॉल के क्षेत्र में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन पूरी तरह से धरातल पर काम करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि नई टीम का जो गठन हुआ है वो टीम जिस उद्देश्य से फुटबॉल संघों का या किसी भी खेल संघों का गठन होता है, उस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से जवाबदेही के साथ काम करेगा और आने वाले दिनों में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि झारखंड राज्य जो संभावनाओं से भरा हुआ है प्रत्येक क्षेत्र में और फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत असीम संभावनाएं हैं। हम अब अपनी पूरी टीम के साथ निरंतर प्रतिभाओं को निखारने में, उन्हें उच्च स्तरीय साधन संसाधन उपलब्ध कराने में हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और इसका एक सार्थक परिणाम भी सामने आएगा कि जो सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि फुटबॉल और हॉकी के क्षेत्र में खास करके हम झारखंड को एक पहचान दिलाएं, उसमें झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और झारखंड एक नया इतिहास कायम करेगा। एशिया का सबसे बड़ा माइनिंग संस्थान आईआईटी आईएसएम धनबाद में पहली बार 12 लड़कियों का नामांकन कराया गया था, जिसमें से 9 को अच्छे पैकेज पर नौकरी भी मिल चुकी है। संस्थान के निदेशक राजीव शेखर ने उन्हें बधाई देते हुए संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। तो इनको ऑप्शन था एनआईटी जाने का, एक को तो एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे आईआईटी का चाहिए। और आईआईटी में उनके पास 2 ऑप्शन था, बनारस आईआईटी बीएचयू और आईआईटी आईएसएम। तो उन्होंने आईएसएम चुना क्योंकि आईएसएम सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और माइनिंग में सबसे नामी है। फील्ड में काफी बदलाव हो रहा है। जिस तरह का माइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ बीसीसीएल में, वो दुनिया उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज जैसे यहाँ डंपर होते हैं 40 टन के,
वहाँ 600 टन के डंपर होते और सब ऑटोमेटेड, और कई जगह तो ऑटोनोमस डंपर सब भी चलते हैं, ऑटोनोमस मशीन भी चलते हैं। काफी बदलाव हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज जबरदस्त होता है। स्थिति अब धीरे धीरे ऐसे आ रही है कि माइनिंग में वर्किंग कंडीशंस विल बी बेटर इन द सेंस कि अब धीरे धीरे सबको हर समय माइन के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे अंडरग्राउंड माइन। अब क्या होगा, डाउन द लाइन वो ऑटोमेटेड और ऑटोनोमस होगा, मशीन के द्वारा होगा। कोयला या मिनरल्स हो, उसको निकालना, उसको चलाना पूरा ऑटोमेटेड होगा, या वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिसीजन लेगा कहाँ कैसे वो कटाई करनी है। तो माहौल तो पूरा बदल गया है। इनफैक्ट हम अपने डिपार्टमेंट में काफी बदलाव भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अब सोचना शुरू किया है कि माइनिंग को और माइनिंग में जो जानकारी है उसको कैसे बढ़ाएं। संस्थान की छात्राओं ने माइनिंग क्षेत्र में सफलतापूर्वक पढ़ाई करने के दौरान अपने अनुभवों के बारे में जानकारी साझा की। मेरा नाम दीपिका सुमन है, मैं सिंदरी धनबाद झारखंड से बिलोंग करती हूँ और हमने यहाँ पे 2018 में एज अ माइनिंग इंजीनियरिंग बीटेक स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन किया IIT ISM धनबाद। और बचपन से ही हम धनबाद में रहे हैं, तो इधर झरिया कोल फील्ड है, तो हमेशा एक माइनिंग ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ को अराउंड अपने चारों तरफ ऐसे देखते हुए बड़े हुए हैं। तो हमको बचपन से ही मतलब मन था कि माइनिंग के बारे में और डिटेल जाने, और मतलब जो ओवरबर्डन डंप होता है तो वो सब को देख के हमको बचपन में ही लगता था कि ये माउंटेन ये हिल्स है। मेरे मन में एक नेचुरल इंक्विजिटिवनेस आया कि माइनिंग के बारे में और ज़्यादा जाने। तो प्रोबेबली दिस इज द रीजन दैट आई ऑप्टेड फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग ओवर हियर। अब 4 साल कंप्लीट हो गया बीटेक का, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम फर्स्ट बैच ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग गर्ल्स कर रहे हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और अभी जैसे माइनिंग में जैसे पहले का परसेप्शन था लोगों का कि गर्ल्स ऐसे माइनिंग में नहीं जाती है, या फिर फील्ड जॉब काफ़ी टफ होता है गर्ल्स के लिए, लेकिन अब ये परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और क्योंकि माइंड्स धीरे धीरे ऑटोनॉमस हो रहा है, उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रहा है, और फिर इस वजह से मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिलीवरी एसोसिएट इस कोर्स के लिए मेरा प्लेसमेंट हुआ है एक्सेंचर इंडिया में 16 lakhs पर annum। कोई भी डेयरिंग ट्राई करना चाहे तो मतलब जो भी चैलेंजिंग वर्क एडवेंचरस जॉब करना चाहे तो माइनिंग इसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सिर्फ फील्ड जॉब ही नहीं, मतलब माइनिंग में अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मेरा खुद का जॉब कंसल्टिंग में है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, SRK कंसल्टिंग, ग्लेनकोर और BHP, बहुत सारी माइनिंग की कंपनीज है जिसमें आप कंसल्टिंग में जा सकते हो। माय नेम इज संयमी निधि, आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी झारखंड। हमें ऑन फील्ड ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। हम माइनिंग एक्सकर्शंस पे गए थे, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। हम अंडरग्राउंड भी गए थे, इवन प्रोफेसर ने भी कहा था कि अगर कोई हेजिटेट कर रहा तो बता सकते हैं। दे वर ओके विद इट कि जो नहीं जाना चाहते, बट नन ऑफ द गर्ल्स हेजिटेटेड, वी वर एज एक्साइटेड। उसके अलावा नाउ मुंडी माइंस भी देखे थे जकार्ता स्टील के बाद, और उसके अलावा HCL का कॉपर माइंस भी देखा था मैंने। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ, कत युग धरि आहि से प्रकाशी समन्वयर अर्थ। आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे। ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकती ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया।
बाबूर कान्नकु गुजरे परा बार भूया आहिसिले। ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया। 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल। जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ कत जुग धरी आही से प्रकाशी समन्वयर अर्थ। ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर जीबोन और आसोमोत महात्मा जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मोर सत्य अनीश चवनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। आकाशवाणी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवाएं दी। बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के महान सपूत को शत शत नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।